ड्रामा की स्टार्ट में हम प्रिंस ऑफ वॉर को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम कितनी सेमलेस औरत हो तो जो मेरे साथ ये सब कर रही हो, प्लीज मुझे मत छुओ, जाओ यहाँ से। कहती है कि तुम मेरे मैन हो और ये डे केयर एम्परर द्वारा जारी किया गया है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो फिर मैं तुम्हें कैसे नहीं छूऊं। आखिर मेरा तो लीगल हक है और तुम रोक सकते नहीं हो। पता चलता है कि जो हुआ बिंगबिंग है उनकी शादी जो है किंग ऑफ वॉर से हो गई है। असल में 1000 ईयर्स पहले वो एक फेरी थी जो कल्टीवेशन के लिए डीप स्लीप पर गई थी और उन्होंने अपने पूरे डिस्पल को कह रखा था, जब तक मैं डीप स्लीप में हूँ तब तक तुम लोग यहाँ का पूरा ध्यान रखना। जब वो डीप स्लीप में गई तो आ गई जो है यहाँ पर किंग ऑफ वॉर की वाइफ बनकर, वो भी 200 पाउंड मोटी वाइफ बनकर। कहती है वैसे भी तो मुझे वापस जाना है, लेकिन जाते जाते कम से कम इतने अच्छे प्रिंस को टच करके जाऊंगी। कहता हुआ बिंगबिंग प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। कहती है कि नहीं, चलो चुपचाप लेट जाओ। अपनी पावर का यूज करती है और उसे एक जगह पर रोक देती है। कहती है ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया है, बट मेरे ऊपर भी ड्रग का असर किया गया है, इसी वजह से प्लीज ज्यादा मत बोलो और डिस्टर्ब तो बिल्कुल मत करना। प्रिंस के ना कहते हुए भी वहां पर वो बिंगबिंग उसके साथ अपनी नाइट स्पेंड कर लेती है। कहती है कि तुम्हारी बॉडी तो अच्छी है, तुम्हारी एबिलिटीज बस ठीक ठाक हैं, इतनी अच्छी भी नहीं है। हाँ चेहरा अच्छा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भूल भी सकती हूँ, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। वहां से वो निकलती है, सोचती है कि जा ही रही हूँ तो पूरा कम से कम सामान तो लेकर चलूं। जितने भी वहां पर सोना चांदी की टेल्स वगैरह रखी होती है ना, सब उठा लेती है और एक लेटर वहां पर छोड़ देती है। पूरे महल में ये खबर फैल जाती है कि प्रिंसेस भाग गई, प्रिंसेस भाग गई। सब कहते हैं आखिर हुआ क्या, इतनी मोटी एक तो प्रिंसेस, हमारे प्रिंस के ही तो जान ही ले ली होगी। ऊपर प्रिंस की जो हालत थी ना, उसे देखकर सब कह रहे होते हैं कि प्रिंसेस ने कितना बुरा बिहेव किया है। उनकी वेट की वजह से लगता है कि प्रिंस की हालत और खराब हो गई है। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि तुम सब लोग ये बताओ कि मेरे बेड चैम्बर में कौन आया था और क्या हुआ। अब वहां पर तब तक जो है अंकल आ जाते हैं कि ये लेटर ले लो, लेटर छोड़कर गई है प्रिंसेस। 1000 सीक्रेट गार्ड को बुलाओ, वो उसकी खोजबीन करेंगे। कहते हैं जिस दिन तुम मुझे मिली ना प्रिंसेस, मैं तुम्हारा गला काट कर फेंक दूंगा। ये तो मैंने कहा ना कि उसे जल्द से जल्द ढूंढो। कहते हैं लेकिन आप ये लेटर तो पढ़ लीजिए। जैसे अंकल लेटर पढ़ते हैं तो कहते हैं इतनी ह्यूमिलेशन तो शायद कभी किसी ने नहीं की होगी प्रिंस की, जितना इसमें कहा गया। ऊपर से प्रिंसेस ने प्रिंस को डाइवोर्स भी दे दिया है। कहते हैं ये सर्वेंट तो नहीं पढ़ पाएगा मैजेस्टी, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। जब वहां पर वो पढ़ते हैं कि जो तुम्हारी एबिलिटीज थी ना वो थोड़ी ठीक ठाक ही थी, इतनी अच्छी भी नहीं है। ये बात मैजिस्ट्री को इतनी चुभ जाती है जितनी तो डाइवोर्स वाली बात भी नहीं चुभती है। कहते हैं ये लड़की आखिर चाहती क्या है, मैं इसे मार डालूंगा। कहते हैं अब यहाँ पर खड़े मत रहो, मैं कह रहा हूँ जिंदा या मुर्दा वो मुझे बस चाहिए। इधर हम देखते हैं कि अब पूरे 6 साल बीत चुके होते हैं उस बात को। एक मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पर 4-5 बुढ़े आदमी बैठे होते हैं और आती जाती लड़कियों को देख रहे होते हैं कि अगर ये लड़की सुंदर हो तो इसे पकड़ लें। लेकिन अंकल झाओ होते हैं, कहते हैं कि ये लड़की ऐसी होनी चाहिए, ऐसी कमर, ऐसी आंखें कि बस देखते ही मन खुश हो जाए। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, वैसी ही लड़की ढूंढेंगे। तभी हम 3 बच्चों को देखते हैं। इधर 6 साल बाद भी प्रिंस जो हुआ बिंगबिंग को नहीं भूले थे। कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने तो किसी को टच भी नहीं किया है। कसम खाइए जब तक तुम मिल नहीं जाती ना, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। इधर हम तीनों बच्चों को देखते हैं, वो सब भाग रहे होते हैं जल्द से जल्द, ऐसा लगता है कि कोई तूफान आ गया है। सब अपनी दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं। तीनों कहते हैं कि अभी बताता हूँ। एक बोरी रखी होती है, उठाकर फेंकते वो आसमान में उड़ जाती है। कहते हैं इतना तो गवर्नमेंट से डर नहीं लगता जितना इन 3 बच्चों से लगता है। कहते हैं हाँ सही बात है, इसकी मदर भी बहुत खतरनाक है। किसकी आज शामत आई है। दरवाजा खुलता है, वो लोग अंकल झाओ के पास पहुंच जाते हैं और मारने लगते हैं। कहते हैं भला मार क्यों रहा हो, बताओ ना, इसकी मदर को बुलाओ। तभी हम देखते हैं कि पीछे से हुआ बिंग आ जाती है जो बहुत पतली हो गई होती है। कहते हैं मदर मदर देखो ना, अंकल झाओ ना बहुत ही बुरे हैं। कहते हैं मैं बुरा नहीं हूँ, तुम्हारे बच्चों ने जानबूझकर मेरे ऊपर अटैक किया। सब कहते हैं हाँ सही बात है, जानबूझकर अटैक किया। तीनों बच्चे हंसने लगते हैं। तब वहां पर हुआ बिंग अपने तोते को बुलाती है, कहती है कि चलो बताओ यहाँ पर क्या हुआ। तोता बोलता है कि ये बहुत ही दुष्ट इंसान है, ये लड़कियों को छेड़ता है, लड़कियों को मोलेस्ट करता है और अंदर एक लड़की को इसने किडनैप करके भी रखा है। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही है चिड़िया। जब पर्दा खुलता है तो सच में वहां पर एक लड़की को बांध कर रखा गया होता है। कहते हैं कितना दुष्ट आदमी है, ये सब यहाँ पर हरकतें करता है। वो अब बिंग उस लड़की को बचाती है, कहती है आज इसकी ऐसी हालत की जाएगी ना कि दोबारा किसी लड़की को टच नहीं कर पाएगा। अब तो गांव वाले भी कहते हैं और मारो और मारो। ये तीनों बच्चे आते हैं, एक कंधा दबाता, एक पैर दबाता, एक हाथ दबाता। देखो तुम लोग इस तरह के काम मत किया करो, अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो सबसे पहले अपनी मदर को बताओ ना।
ये कि एक तो मैंने उस प्रिंस को बुली क्या किया, मेरे 3-3 बच्चे हो गए हैं। पता नहीं उस पॉइज़न से वो बचा भी है कि मर गया है। कहते हैं सुनो मेरे बच्चों, योंग डायनेस्टी की तरफ कभी मत जाना, वहाँ पर बहुत ही बेकार स्थिति है। पता है तुम्हारे फादर एकदम भूत की तरह हैं, कभी भी खा जाएँगे, इसी वजह से उधर नहीं जाना है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। तीनों बच्चे डर जाते हैं क्या सच में? कहती है हाँ, मैं खाना बना रही हूँ। खाना बना के रखती है, देखती है तीनों बच्चे गायब हैं। तोता फिर से आता है, कहती है ये बताओ मेरे बच्चे कहाँ पर है? कहते हैं वो लोग तो गए, भाग गए, जो है अपने फादर को ढूँढने के लिए। कहती है इतनी बार मना किया वो लोग तब भी चले गए, बचपन से उन लोगों को मार-पीट कर मैंने तैयार किया, आखिर क्या सच में अपने फादर से ये बच्चे इतना प्यार करते हैं? तोता बोलता है फादर से प्यार नहीं करते हैं, वो बदला लेने के लिए गए। कहती है ठीक है, मेरे सेकंड ऑप्शन। वहाँ पर कैरेज आता है और मार्केट से जा रहा होता है, अचानक से वो कैरेज आसमान की तरफ उड़ जाता है। एक आदमी कहता है देखो, देखो कैरेज उड़ रहा है, कैरेज उड़ रहा है। बाकी किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है, सब कहते हैं झूठ बोल रहा है, दुष्ट कहीं का यहाँ पर अफ़वाह फैला रहा है। उसको बहुत मार पड़ती है, लेकिन किंग ऑफ वॉर हर रोज़ हुआ बिंगबिंग के बारे में सोचते हैं कि उसने उसके साथ कैसे क्या किया था। कहते हैं चलो मुझे मुझे बोतल लेकर चलो। कहते हैं ठीक है चलो। क्या वो यहाँ पर सैनिक सोचता है मैजेस्टी हर बार वहाँ पर जाते हैं लेकिन खाली हाथ चले आते हैं, कभी किसी लड़की को टच भी नहीं करते, पता नहीं वहाँ पर क्या करने जाते हैं। इधर हम देखते हैं हुआ बिंगबिंग को जो आ चुकी होती है और सोचती है कि आज इस बोतल में ही रुक जाएगी। तभी हम देखते हैं कि वो उसका तोता देखकर सब कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कितना बढ़िया है। तुम्हारा तोता तो बोलता है। पीछे प्रिंस भी खड़े होते हैं कि ये लड़की तो जानी-पहचानी लग रही है। तब इस पर सैनिक कहता है कि देखो ना प्रिंस तोता बोल रहा है, कितनी अच्छी लड़की है। कहते हैं कि लड़की अच्छी है तो क्या करूँ, मुझे इससे कोई लेना-देना नहीं है। वो बिंग-बिंग नहीं देख पाती है, अंदर जाती है तो एक लड़का एक आदमी से टच करने की कोशिश करता है। कहती है दूर हटो नहीं तो बहुत मारूँगी। वहाँ पर वो कहते हैं मुझे एक रूम चाहिए। कहते हैं अरे रूम, रूम यहाँ पर पार्टनर के साथ मिलता है, अकेले नहीं मिलता है। वो पीछे देखती है कि अरे वो तो गलत जगह आ गई है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इसी जगह पे तो डॉग किंग से पहली बार मिली थी, यहीं पर तो उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। चलो अब आई हूँ ना तो किसी और को पकड़ लेती हूँ। और एक चांदी की टेल से थी, उसे एक रूम मिल जाता है। कहती ठीक है जाओ। और वहाँ पर उसके लिए एक आदमी का इंतजाम भी किया जाता है। कहती मैं इंतजार कर रही हूँ। उसका रूम 6 होता है लेकिन धक्का लगते ही 9 में बदल जाता है और वो वॉर का रूम 9 होता है। सैनिक कहता है ठीक है योर हाइनेस आप सो जाइए। अंदर जाते ही मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे हुआ बिंग-बिंग की क्यों याद आती है। मैंने सोचा है कि अरे अभी तो मैंने कहा बड़ी फास्ट डिलीवरी है कि अंदर जो लड़के को तुरंत ही भेज दिया। मैजेस्टी जाते ही सारी कैंडल्स बुझा देते हैं, मतलब इतना भी नहीं दिख रहा होता कि आमने-सामने कौन है। कहती चलो अपने कपड़े उतार। कहते हो कौन तुम और इस तरह क्यों कर रहे हो? दूर हट जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहती है मुझसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है। मेरी शक्ल तो देख नहीं सकते हो लेकिन मैं सब कुछ देख सकती हूँ। वो किस करने लगी है। कहती है ये तो 6 साल पहले वाली फीलिंग है। आज तक मैं भी वो फीलिंग नहीं भूल पाई हूँ। वो वहाँ पर मैजेस्टी के साथ रात बिताती है। इधर हम देखते हैं कि मैजेस्टी के लिए एक लड़के को हायर किया गया था। हर रोज बस वो कपड़े पहनकर बैठ जाता था ताकि कोई मैजेस्टी के ऊपर शक ना करे कि वहाँ पर जाते और खाली हाथ चले आते हैं। कहती मैजेस्टी भी बड़े धोखेबाज है। सुबह उठती है कहती हैंडसम तो हो, मैंने जितना इमेजिन किया था उससे भी अच्छे हो। यही है। कहती ठीक है जा रही हूँ। ये लो सोने की टेल्स रख लो। जब मैजेस्टी सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सोने की टेल्स और उनकी इज्जत के साथ फिर से खिलवाड़ हो गया था। लेकिन जब सोने की टेल्स के पीछे निशान देखते हैं हेल द्वारा वो लगाया गया था। कहते हैं ये तो हुआ बिंग-बिंग है। फिर से उसका पोर्ट्रेट बँटवाया जाता है कि इस लड़की की खोजबीन करो। इधर तीनों बच्चे कहते हैं कि आखिर अपने फादर तक चले कैसे? तो वहाँ पर वो एक चूहे की मदद लेते हैं। चूहा कहता है मुझे कुछ सामान चाहिए उसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कहते ठीक है ले लो सामान। उसको सामान मिलते ही इधर किंग ऑफ वॉर जो है नीचे उतरते हैं। कहते हुआ बिंग-बिंग के बारे में कुछ पता चला? कहते हैं नहीं। तभी पता चलता है कि महल में किसी ने आग लगा दी है। अंकल आकर बताते हैं कि 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं जो ये सब शैतानी कर रहे हैं। कहते देखा-देखा हम लोगों ने अपने फादर का काम बेकार कर दिया। सैनिक कहता है ये क्या कर रहे थे? कहते अरे छोड़ दो और तीनों ना दाँत काट लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन मैजेस्टी तीनों बच्चों को पकड़ लेते हैं कि तुम भला ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? कहते हैं अच्छा तो यही है हम लोगों का दोस्त फादर, अपनी मदर से बताऊँगी। तब यहाँ पर हुआ बिंग-बिंग आ जाती है। कहती है मैंने तुम तीनों से कहा था ना कि नहीं जाना है। जैसे ही सामने देखती है कि मैजेस्टी कहती है अरे नहीं, नहीं, नहीं। कहती ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुँह पर हाथ रख लेती है। मैजेस्टी कहते हैं अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? चेहरा खोलो। कहती नहीं मेरा चेहरा दिखाने लायक नहीं है ना इस वज़ह से। कहते हैं मैंने कहा ना चेहरा खोलो। जब वो चेहरा मैजेस्टी ज़बरदस्ती खोलते हैं ना तो वो मैजेस्टी की आँखों पर हाथ रख देती है।
ये बताओ ये हुआ बिंग-बिंग कि तुम्हें टेल्स कहाँ से मिली? कहती है क्या? हुआ बिंग-बिंग? कहती है कि क्या मतलब कल रात वाला इंसान तुम ही थे? कहती है 6 साल पहले भी इसी के साथ सोई थी, फिर से इसी के साथ नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है? कहते हैं मैंने कहा ना कि हुआ बिंग-बिंग कहाँ पर है? कहती है हुआ बिंग-बिंग जैसी भी हो उसकी शक्ल देखो और मेरी शक्ल देखो। मैंने बस उससे कुछ पैसे उधार लिए थे। कहते हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है, जब तक मुझे पता नहीं चल जाता तब तक तुम लोग अंदर ही रहोगे। कहती है देखो मेरे तीनों बच्चों को छोड़ दो, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना तो मुझे साथ में लेकर चलो। अपने तीनों बच्चों से कहती है कि जाओ, तुम लोग घर पहुँचो मैं आ जाऊँगी। अभी वो कैरेज पर चढ़ने चलती है तो मैजेस्टी कहते हैं कि चलो हॉर्स से आओ, कैरेज पर चढ़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। कहती बदतमीज़ कहीं का, पहले मुझसे कह रहा है बैठो, फिर कह रहा है नहीं बैठो। घोड़े पर चढ़ते ही बोलती है कि बताओ तुम कितने दिनों से काम कर रहे हो? कहता है लगभग 20 साल। कहती है 20 साल से काम कर रहे हो, तुम्हारी जगह यही है पैदल चलने वाली? मैं तो होती है जॉब छोड़ देती। कहता है आपकी बात दूसरी है। मैजेस्टी कहते हैं बहुत बकबक हो गई, अब अंदर आ जाओ। कहती पहले निकालते हो फिर बुलाते हो। अंदर जाते ही मैजेस्टी के ऊपर गिर जाती है, कहती है कि पॉइजन तो निकल गया है बॉडी से। फिर से धक्का लगता है, फिर से गिर जाती है, कहते हैं जानबूझकर गिर रही हो, इतना ही शौक है तो गोद में आकर बैठ जाओ। कहती है मुझे कोई शौक नहीं है। वो अपनी पावर का यूज़ करती है, कैरिस बहुत स्पीड में भागने लगा है। मैजेस्टी कहती है ये क्या हो रहा है बताओ ना। पता चलता है सबके सब नीचे गिरकर ढेर हो जाते हैं। कहती है कि ये हैंडसम तो है, ऊपर से मेरे बच्चों का फादर भी, मैं इस तरह तो इसको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकती। वो उसको टच कर रही होती है पेड़ में बांधकर, कहती है क्या कर रही हो, मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही हो? कहते हैं एडवांटेज क्या, तुम्हारे साथ 2 बार तो एडवांटेज ले ही चुकी हो, फिर से किस कर लेती है। कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। कहते हैं मुझे छोड़कर तो जाओ। कहती है बिल्कुल नहीं। तब तक सैनिक पीछे से आ जाता है, कहता मैं पहले ही गिर गया था। कहते हैं खोलो मुझे और अपने कपड़े उतारो। कहते हैं मैं नहीं उतारूंगा। कहते हैं उतारो। वहाँ पर वो पहन लेते हैं मैजिस्ट्रेट उसके कपड़े और कहते हैं जल्द से जल्द हुआ बिन को ढूंढो। इधर घर आते ही वहाँ पर तीनों बच्चों को गले से लगाती है, कहती पहले नील डाउन हो जाओ। मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि बिना मुझसे पूछे यहाँ से मत जाना। कहते हैं अरे मदर फादर ने आपके साथ इतना बुरा किया, आखिर हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही था, फादर को सजा तो मिलनी ही चाहिए और वो अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। कहती है कि तुम्हारी माँ है ना तुम लोगों के साथ, ऐसी बातें नहीं करते। कहती है लेकिन पोस्टर तो हर जगह पर छपा हुआ है। आप इतनी मोटी थी क्या पहले? सब लोग कह रहे थे आपने फादर को बुली किया। कहते नहीं तुम्हारे फादर ने मुझे बुली किया है भला, मैं कैसे बुली कर सकती हूँ? तुम लोग तो जानते हो मुझे, तुम्हारे फादर किंग ऑफ वॉर है। कहती हाँ सही कहा सही कहा। तब सीसी कहती है कि मदर लेकिन पता है जो बीजिंग है ना बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर बहुत अच्छा खाना भी मिलता है, प्लीज मुझे लेकर चलो। कहती है ठीक है लेकर चलूंगी लेकिन अभी थोड़ी देर में। तीनों बच्चे पहले ही भाग जाते हैं और वो जा ही नहीं पाती। तीनों बच्चे तरह-तरह का सामान खरीद रहे होते हैं, कैंडी खरीद रहे होते हैं, तभी एक आंट आ जाती है। कहती है जो कुछ भी लेना है ले लो ना, उसके बाद मैं पैसे पे कर दूँगी। बताओ और क्या खाना है? रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करते हैं कि खाना खाना है तो आंट बोलती है कि इतना महँगा रेस्टोरेंट कोई बात नहीं, उसके बाद तो मैं सारे पैसे निकाल ही लूँगी। जाती है वहाँ पर कहती है क्या खाना है बताओ? और वहाँ पर जो आदमी आता है कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं सब ले आओ। आंट कहती है क्या सब खाना है क्या? कहती है आंट आपने ही तो कहा था ना कि पैसे दोगी। चीज़ें आ जाती हैं वहाँ पर। वो तीनों बच्चे खाते रहते और इतनी स्पीड में सामान ख़त्म कर रहे होते हैं कि आंट के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कि बच्चे हैं या शैतान। कहते हैं और ज़्यादा ऑर्डर करो, कहती है नहीं, बस इतना बहुत है। फिर से सामान आ जाता है वहाँ पर, वो तीनों भर-भर के खा रहे होते हैं। तीनों का पेट भर जाता है तो आंट को पैसा देने का टाइम आता है तो आदमी पूरे पैसे छीन लेता है कि इतना ही हुआ है। आंट कहती चलो मेरे घर चलो, वहाँ पर और भी अच्छा खाना है। कहते लेकिन वहाँ पर क्या करेंगे जाकर? सीसी कहती चलते हैं ना, क्या पता सच में खाना मिल जाए। आंट तीनों बच्चों को लेकर बाहर निकलती है लेकिन मैजेस्टी की नज़र पड़ जाती है कि ये तीनों बच्चे उस औरत के दिन आई थी। औरत कौन-सी है? कहते हैं ये तो लगता है कि ये बच्चों को बेचने वाली औरत है। कहते हैं ठीक है नज़र रखो। वहाँ पर वो लोग पीछे-पीछे जा रहे होते हैं। आंट कहती है कि तुम तीनों ने मेरे पूरे पैसे ही खत्म कर दिए। अब देखो मैं तुम लोगों को सबक सिखाऊँगी। पीछे सैनी कहता है देखा मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन ये जो बीच में बच्चा है ना श्याओ बाओ, ये तो आपकी शक्ल का लग रहा है। कहते हैं क्या सच में उस औरत ने मुझसे छिपकर बच्चा भी पैदा किया और मुझे बताया भी नहीं? ये मेरा बच्चा है। मैजेस्टी फिर से पुरानी बातें याद करते हैं कि हाँ मेरे साथ रात तो बिताई थी, तो पक्का ये मेरा ही बच्चा होगा। कहते जाओ वैसे उस बच्चे को पकड़ लो। वहाँ पर किंग ऑफ वॉर उसको घर ले आते, वो कहता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे बेटे और तुम यहीं पर रहोगे। कहता है तुमने मेरी मदर को धोखा दिया, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा। तभी अंकल आ जाते हैं, कहते हैं कि मैजेस्टी आपकी ये हालत किसने की है? आपके चेहरे पर ये चोट कैसे लगी है? जिसने भी किया है ना मैं उसका बुरा हाल करूँगा, बस आप एक बार मुझे उसका नाम बता दो, अगर मैंने उसके पैर ना काट कर फेंकवा दिए ना और तालाब में डलवा दूँगा। सैनिक कहता है ये कैसी बात कर रहे हो? छोटे यंग मास्टर ने किया है, जो मैजेस्टी के खुद के ही बेटे हैं।
आप जिसको भी मारोगे ना सज़ा बराबर ही मिलेगी। बार-बार सैनिक कह रहा था कि अंकल बस करो। सैनिक कहता है बस करो ना, कहते ऐसे कैसे बस करूँ? मेरी बातों को कोई नहीं पलट सकता। नॉर्दर्न डायनेस्टी से प्रिंसेस आई होती है जो किंग ऑफ वॉर से हमेशा से ही शादी करना चाहती थी। तभी शियाबा भाग कर जाता है और उस औरत से टकरा जाता है, वो नीचे बेहोश हो जाता है। तब किंग ऑफ वॉर कहते हैं इसे अंदर लेकर जाओ, आराम करे। कहती है कि ये कौन है? आपका बच्चा होगा और मेरा क्या होगा? मैं इतने सालों से आपके इंतजार में बैठी हूँ। कहते हैं इंतजार में बैठी रहो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा रास्ता देखना बंद कर दो। कहती है ये भी इसका बच्चा आ गया, पहले हुआ बिंग बिंग थी, अब ये बच्चा आ गया, पता नहीं किस औरत का है। उसकी दासी कहती कोई भी आ जाए लेकिन आपकी जगह नहीं ले सकती, राइटफुल ओनर तो आप ही रहेंगे। कहती सही कहा, आखिर यहाँ पर जब तक वो औरत नहीं आती तब तक हम लोग अपना काम निकाल सकते हैं, इस बच्चे को ही जान से मार देते हैं। रूम में लिटाया जाता है, तब अंकल कहते हैं कि बताओ ना ये कौन है? कहते हैं अरे ये जो है मैजेस्टी का बेटा है। कहते हैं मैं कितना अनलकी हूँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कितना केयरलेस हो गया। कहते हैं बता तो रहा था, इशारा तो कर रहा था, जब आप समझे ही नहीं तो क्या करें? कहते हैं अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जुबान ज्यादा ही चला दी। कहते हैं ठीक है जाओ बाहर, ख्याल रखो। बेहोश हुआ ही नहीं होता। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुलता है। खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलती। कहते ठीक है अपने चूहे दोस्त को बुलाता है, कहते जाओ मेरी मदर को संदेशा पहुंचा दो क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। अभी सेब रखा हुआ होता है, खाने के लिए बैठ जाता है। इतनी देर में वहां पर गुइफई पहुंच जाती है कि अब इसे तो मरना ही पड़ेगा। दरवाजा खोलती है, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस फूड लेकर आई हूँ, खा लो। कहते हैं ठीक है थैंक यू सो मच। शाबा कहता तो ठीक है ये सेब खा लो। कहती बदतमीज कहीं कि सेब क्यों दे रहे हो मुझे, वो भी गंदा। कहते हैं अरे मेरी मदर ने कहा था कि जब तुम्हारे लिए कोई अच्छा करे तो उसके लिए भी अच्छा करो, तो मैं आपको सेब दे रहा था। कहती माफ करना, मन में सोचते थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ेगा इसे मारने से पहले। फिर वो उसके कपड़ों में पोंछने लगता है, कहती ये क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो? कहते मेरी मदर ने तो यही सिखाया था, खाना खाने से पहले हाथ पोंछना है। कहती है उस बदतमीज औरत आखिर ये है कौन, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। कहती ठीक है खाना खा लो तुम। वहां पर पेस्ट्रीज रखी होती है, वो खाने लगता है। कहती मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है, लेकिन वहां पर श्याबा ना बेहोश ही नहीं हो रहा होता है। प्रिंसेस कहती है आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे इसे पकड़ कर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसेस नीचे गिर जाती है और वो इतनी बार गिरती है कि उनके नाक से खून भी निकलने लगता है। कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहते हैं हिम्मत है तो मार कर दिखाओ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। कहती है कि तुम भी मुझे नहीं जानते हो, मैं प्रिंसेस हूँ यहाँ की और तुम्हारी मदर एक नंबर की बेकार औरत है। कहती है अच्छा तुम भी बहुत एक नंबर की बेकार औरत हो, तुम्हें अभी बताता हूँ। वहां पर बहुत सारे पंछियों को बुला लेता है जो उसके ऊपर ना बहुत सारी पोटी भी कर देते हैं। वो हंसने लगता है, कहती है ये क्या किया तुमने, मैं तुम्हारा गला दबे। मैजेस्टी आते हैं, धक्का मार देते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहो, इसे दूर जाकर फेंक दो, ये पता नहीं कौन सी औरत है। कहती है कि मैं हूँ, आप मुझे नहीं पहचान रहे। कहते इतनी गंदी क्यों शक्ल बना रखी। कहती है आपके बेटे की वजह से। कहते लेकिन आई क्यों थी? प्रिंसेस कहती हैं कि आपका बेटा अकेले खेल रहा था तो मैंने सोचा इसका साथ दे दूं, तभी मैं यहाँ पर आई थी, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा बिहेव किया जाएगा। उसे रोक लिया जाता है, मैजेस्टी कहते आने मत देना इसे। वो इतनी ज्यादा बदबू कर रही होती है कि सैनिक भी उसे छोड़कर भाग जाते हैं। इधर रात होते ही हुआ बिंग आ जाती है, कहता है मदर मैंने आपको बहुत मिस किया, फाइनली आप आ गई। दरवाजा खुलते ही वहां सैनिक और प्रिंस सामने ही खड़े होते हैं। कहते हैं बस बहुत हुआ, ये बताओ ये मेरा बेटा है कि नहीं है? कहती है कि आपका बेटा, मुझे नहीं पता है आपका बेटा है या नहीं, ये सिर्फ मेरा बेटा है। मन में सोचती कहीं से पता तो नहीं चल गया। कहते हैं लेकिन लग तो मेरे ही जैसा रहा है। कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने इसे अडॉप्ट किया है। कहते हैं हाँ मेरी मदर ने मुझे अडॉप्ट किया है। कहते हैं मुझसे आर्ग्यू करने की कोशिश मत करो, जाओ यहीं पर बैठो। कहते हैं क्या मतलब? तुरंत ही प्रिंस उसे बेहोश कर देते हैं और लिटा देते हैं, उसके हाथ भी बांध देते हैं। कहते क्या करने की कोशिश कर रहे हो बताओ? कहते तुमने मेरे साथ 2 बार ऐसा ही किया है, अब मेरी बारी है। कहती हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर? कहते हाँ बहुत हिम्मत है, आज तुम्हारी रात मैं बहुत शानदार बना दूंगा। कहती ठीक है मैं भी तैयार हूँ। वो उसको किस करता है और वहां पर जैसे ही आगे के प्रोसेस के लिए बढ़ता है अपनी पावर से अपने हाथ को खोल देती है और फिर से सेम उसी पोजीशन में। कहते हैं कि कभी तो मेरे साथ कुछ अच्छा हो, आखिर ये लड़की हर बार मेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है, मैं क्यों पीछे रह जाता हूँ। कहती है देखो आज रात मैं तुम्हारी शानदार बनाऊंगी, तुम इससे बच भी नहीं सकते हो। इधर हम प्रिंसेस गुफई को देखती हैं, सोचती हैं कि जा रही हूँ प्रिंस के रूम में, आज आज उनके साथ रात बिताऊंगी, उसके बाद मेरे पास भी एक बच्चा होगा। लेकिन दरवाजा खटखटाने से पहले उसे आवाजें आने लगी। कहती नहीं मुझसे आवाजें नहीं सुनी जा रही हैं, आखिर प्रिंस मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो किसी और लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं। हाँ मुझे पता चल गया है कि वो हुआ बिन बिन है ना, पतली हो गई है।
वो सुबह उठती है तो देखती, लेकिन आज मैं दरवाज़ा खोलूँगी और पर्दाफ़ाश कर दूँगी। दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं है, सुबह हो जाती है, उठती है तो देखती है कि वो उसी जगह पर सो गई। लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो उस जगह पर सो कैसे सकती है। इधर हुआ दिन में सुबह उठती है, कहती है कि उसकी पावर चली गई थी, इसी वज़ह से वो अपने पुराने टाइम पर भी नहीं जा पा रही थी। कहती एक बार मेरी पावर रिकवर हो जाए ना, और उसकी पावर रिकवर हो रही थी मैजेस्टी के साथ रात बिताने के बाद। स्किल और स्ट्रेंथ बढ़ती रहे, मैं एक दिन तुम्हें छोड़कर वैसे भी चली जाऊँगी, चलो गुड बाय। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे प्रिंस की आँखें खुलती हैं, कहते हैं कि भला हर बार मैं कैसे इसके चंगुल में फँस जाता हूँ। जैसे ही वो बिन-बिन बाहर निकलती तो कोई फी खड़ी रहती, कहती है, "अरे! अब तुम क्या कर रही हो? पतली हो गई हो तो क्या मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊँगी? इसे थप्पड़ मारो।" थप्पड़ मारने चलती है तो वहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करती है, दासी अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगती है। वो फिर कहती है, "तुमने क्या किया?" कहती है, "मेरा हाथ तो मेरे पास है और मैंने कुछ भी नहीं किया। लगता है इसके ऊपर किसी भूत का साया है।" कहती है, "मुझसे दूर रहो।" कहती है, डर लग रहा है क्या? ये मत भूलो कि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है।" कहती, "हाँ, और ये भी तुम मत भूलो, प्रिंस सिर्फ मेरे और मुझसे शादी का वादा किया है, आगे चलकर मैं ही शादी करूँगी।" कहती, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ तो शादी करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। मेरे सामने नील डाउन हो जाओ।" कहती है, "तुम मेरे सामने नील डाउन हो जाओ।" गुइफी कहती है कि मेरे फादर नॉर्दर्न के मैजेस्टी हैं। मार देती है थप्पड़ दो जोर-जोर, कहती है, "मुझे सब कुछ पता है और ये भी पता है कि 6 साल पहले तुमने मुझे ही ड्रग दिया था और मेरे साथ एक बेगर को भेजा था ताकि मैं उसके साथ रात बिताऊँ। लेकिन तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया।" पता चलता है कि वो दरवाज़ा बंद करके चली गई थी। उसके बाद उसने उस बेगर को इतनी तेज़ मारा कि वो नीचे गिर गया और अपनी जान बचाने के लिए वो प्रिंस के रूप में पहुँच गई थी। कहती, "पता चल गया है लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती।" मारने चलते तो उसके पीठ पर अपना पैर रख देती है। कहती है, "मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार सकती हूँ।" कहती है, "प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।" अरे! बड़ी कमज़ोर है तो बेहोश हो गई। तब तक वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं, "कौन-सी टेक्निक है जो तुमने अपनाई है?" कहती है कि तुम मत पूछो, तुम तो एक नंबर के दुष्ट पर्सन हो। कहते हैं, "क्या दुष्ट पर्सन? वैसे भी मैं तो इससे बचना चाहता था, तुमने अच्छा काम किया है।" कहती है, "हाँ, अच्छा काम किया है लेकिन याद रखो कि अब से तुम मेरे हो। अगर तुमने किसी औरत की तरफ नज़र उठाकर भी देखी ना तो तुम्हारी आँखें निकाल लूँगी। ठीक है, तुम भी अपने ऊपर ये चीज़ फ़ॉलो करना।" कहती है, "मैंने तो फ़ॉलो कर रखी है, देखो 6 साल पहले फिर 6 साल बाद और अब।" कहते हैं, "ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ से जाना भी नहीं।" कहती, "हस्बैंड-वाइफ बन चुके हैं, आखिर दूर कहाँ जाऊँगी?" लेकिन अचानक से उसे बेहोशी आने लगती है। उसे कैच कर लेते हैं, कहते हैं कि, "तुम्हें क्या हुआ है?" उसे किस कर लेती है, कहते हैं, "देखो, लगता है इसके सर भी दर्द हो रहा है और फ़ीवर भी है, मुझे क्या करना चाहिए?" उसको किस करके अपनी पावर दे रहे होते हैं, तभी स्माइल करती है, कहते हैं, "नाटक करना बंद करो।" कहती है, "नाटक नहीं है।" कहते हैं, "तो फिर ठीक है, एक और राउंड हो जाए।" वहाँ पर वो उसको किस करने लगता है, कहते हैं, "मैं चाहता हूँ तुम यहीं पर रुको, तुम्हें यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है और श्याओबाओ भी यहीं पर रुके, चलो तब तक आराम कर लो।" अंकल को हम इधर देखते हैं, प्रिंसेस के रूम की सजावट करवा रहे थे कि प्रिंसेस आज यहाँ पर आकर रुकेंगी प्रिंस के साथ। सब कहते हैं, "हाँ, प्रिंसेस वापस आ गई है, लेकिन मैंने सुना है प्रिंसेस बहुत पतली हो गई है।" चलो अच्छी बात है, प्रिंस की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएँगी। अंकल कहते हैं, "हाँ, इतने टाइम बाद ही मैंने देखा है प्रिंस को हँसते हुए।" तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं, "रूम की तैयारी हो गई?" कहते हैं, "हाँ, प्रिंसेस अब यहीं पर रुकेंगी।" कहते हैं, "प्रिंसेस नहीं, सिर्फ प्रिंस यहाँ पर रुकेंगे।" तो कहते हैं, "प्रिंसेस कहाँ पर रुकेंगी?" तब पीछे से सैनिक आता है, कहता है कि प्रिंसेस प्रिंस के रूम में रुकेंगी और कहाँ पर? कहते हैं, "माफ़ करना, मैं तो भूल ही गया था कि हस्बैंड-वाइफ है।" पर हुआ बिंगबिंग ना खाना तैयार किया था। वो देख रहा होता है कि 6 सालों में इसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी होगी, मेरे बच्चे की केयर की है। कहती है, "आ जाओ तुम भी खा लो।" कहता है, "फादर, मेरी मदर ने खाना बनाया है, खाना हो तो खाओ नहीं तो जाओ।" कहते हैं, "अगर तुमने खाना बनाया है तो ज़रूर खाऊँगा।" वहाँ पर वो बड़ा-सा पीस उठाकर खाने चलते हैं तो इस पर श्याओबा बोलता है कि वो मेरा पीस है और मैं किसी को नहीं देता हूँ, समझे? कहते, "क्या मतलब?" उसकी मदर कहती, "बना दूँगी, तुम इतना टेंशन मत लो, कल और ज़्यादा बना दूँगी।" इस पर प्रिंस कहते हैं, "अगर उसका ये फ़ेवरेट है तो तुम मुझे बता देते, मैं लेता ही नहीं।" कहते, "अरे वो मेरा बेटा थोड़ा सेंसिटिव है ना, इस वज़ह से उसकी चीज़ कोई भी नहीं लेता।" वो उसे खाने के लिए देती है कि खाओ, वो भी उसको देता है खाने के लिए, दोनों एक-दूसरे को देख रहे होते हैं तो श्याओबा और भी खाने को देता है अपनी मदर को। कहता है, "मदर आज रात मैं आपके रूम में रुकूँगा।" कहती, "ठीक है।" अभी वो सुला रही होती है तभी वहाँ पर प्रिंस आते हैं, कहती है, "आप दूसरे रूम में जाकर सो जाइए क्योंकि अभी श्याओबाओ यहीं पर सोएगा और मैं भी उसी के साथ सोऊँगी।" कहते हैं, "ठीक है, तुम इसका ख़्याल रखो, मैं मेरे पास और भी काम है।" जैसे ही वहाँ से प्रिंस जाते हैं तो श्याओबाओ उठ जाता है, कहता है, "देखो, देखो, करना बंद करो, तुम्हारे अपने फादर को इस तरह परेशान मत किया करो।" बाहर से प्रिंस ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और सीसी आ जाती है और सीसी के पीछे और वो अनन्त भी आ जाता है। कहता है, "तुम दोनों कौन हो?" कहती है, "अरे फादर, मेरा बेकार फादर
को पता चल जाता है कि ये भी दोनों उसके ही बच्चे हैं। लेकिन वो इतनी तेज़ से आकर हक करते हैं कि वहाँ पर प्रिंस तुरंत नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं कितना बेकार फादर है, हैंडसम तो है, लेकिन कितने कमज़ोर हैं, एक ही बार में नीचे गिर गए। भागने चलते हैं तभी वहाँ पर आ जाती है बिंग बिंग, कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि जब तक प्लान सक्सेसफुल नहीं हो जाता तब तक तुम लोग को यहाँ पर नहीं आना है। ठीक है, और अपने फादर के साथ ऐसा बिहेव मत किया करो, तुम्हारे फादर हैं बायोलॉजिकल फादर। पीछे से प्रिंस उठते हैं, कहते हैं कि बायोलॉजिकल फादर, आखिर तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने अडॉप्ट किया है, जो मैंने अपने कानों से सुना है। कहती हाँ, तो तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या क्या करना है? कहते मेरी मदर से ऐसी बातें मत करो, मेरी मदर बहुत अच्छी है। कहते ठीक है, तो तीनों लोग रुको ना, किसने यहाँ से निकालने के लिए कहा है? प्रिंस को उठाती है, शाबाव से कहती है, वो अभी में तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम्हारी बहन और भाई आ गए। तीनों खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं। ये प्रिंस उसको किस करने लगते हैं, कहते हैं मेरे दिल पर हाथ रखो। कहते हैं दिल पर हाथ किस बात के लिए रखना है? परेशान हो जाओगे या तो मेरे से बहस मत करो। वो दोनों बस एक-दूसरे को देख रहे होते हैं, वहाँ पर वो बस किसी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना चाहती थी। सुबह होते ही वो फिर से किस करने लगती है, तो इस पर प्रिंस कहते हैं कि दिन हो गया है, कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दिन-रात से। गुइफ़ी फिर से मिलने जाती है प्रिंस से, लेकिन सैनिक मिलने ही नहीं देते और दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है। कहती है ऐसे कैसे? ये लोग क्या कर रहे हैं और इसके 3 बच्चे कैसे हो सकते हैं? कहती मैं परेशान हो गई हूँ, 3-3 बच्चे, अभी तक तो एक ही था। कहते हैं एक को मारा तो दूसरा है, दूसरे को मारा तो तीसरा है। कहती है आपको कुछ करना पड़ेगा। कहती हाँ, मेरे पास एक रास्ता तो है। इधर अभी हम देखते हैं कि सुबह उठते ही वो बाहर निकलती है। वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं, कहती कहाँ गए थे? तो इस पर प्रिंस थोड़ा डर जाते हैं, फिर सोचते हैं मैं इससे डर क्यों रहा हूँ? कहते हैं कुछ नहीं, मुझे जो है स्टेट अफेयर्स को थोड़ा सँभालना था, कि वो अपनी 4-5 डिशेज़ बता देते हैं कि बना लेना। इधर इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन अभी प्रिंस आए ही नहीं होते। अचानक से प्रिंस आ जाते हैं, कहती चलिए खाइए। वो सारी डिशेज़ देकर यहाँ पर प्रिंस कहते हैं मैंने तो मज़ाक-मज़ाक में कहा था, लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे एलर्जी है। अगर मैंने खा लिया ना, तो मैं पूरी रात के लिए भी सो सकता हूँ। कहती है अरे खाइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं है क्या? तीनों बच्चे कहते हैं कि फादर आप मेरी मदर की बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। आखिर क्यों आप क्यों नहीं खा रहे हैं, जब आपने ही इतनी डिमांड की थी? हैं, प्रिंस की कुछ भी हो, बीमार भी हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं खाऊँगा। सब लोग मिलकर खा लेते हैं, लेकिन मोविन मिंग नोटिस करती है कि मैजेस्टी को कुछ हो रहा है। कहती क्या हुआ है तुम्हें? अंदर आते ही उन्हें बहुत गर्मी लगने लगती है। कहते हैं कि सबसे पहले मुझे अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए, मैं थोड़ा-सा अपनी जगह पर स्थिर रहूँ। तभी वहाँ पर तीनों बच्चे आ जाते हैं कि फादर आपको क्या हुआ है? आप ये क्या कर रहे हैं? वहाँ बिंगबिंग कहती है कि मेरा हस्बैंड कितना कैपेबल है। तीनों बच्चे कहते हैं फादर हम लोग को भी सिखाओ ना इस तरह की टेक्निक। कहते ठीक है चलो स्टार्ट करो। वो उसे सिखाते रहते, हुआ बिन-बिन दूर से देखा करती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है कि अपने फादर के पास आकर तीनों बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन प्रिंस को टच करने लगती, कहते अरे बच्चों को तो देख लो, कम से कम इस तरह की हरकतें मत करो। कहती है बच्चों को भी पता है कि आप उनके फादर हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी प्रिंस कहते हैं कि ये दोनों यंग मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरी बेटी बहुत अच्छी, उसे गोद में उठा लेते हैं और उसके गाल पर ना किस करते हैं, वो रोने लगती है। दोनों भाई कहते हैं कि तुमने मेरी बहन को बुली कैसे किया? पता है कोई भी मेरी बहन को छू नहीं सकता है, जिसने भी छुआ मैं उसको मार डालूँगा। बहुत तेज़ी से सीसी रो रही होती है, कहती है कि मदर देखो ना फादर ने क्या किया है। वो बताती है कि तुम्हारे फादर है, आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। प्रिंस को पकड़कर अपना लेकर जाती है, पर वो सेविंग के लिए जाती है। कहते थे दूर रहो, मार डालूँगी। क्या कहती है नहीं बस सेव कर रही हूँ। बहुत ही करीब होते हैं जो है हुआ बिन-बिन के, तो वो बस देख रहे होते हैं। हुई-फई होती है ना, वो जाती है उसी आंट के पास, फिर से एक रणनीति बनाने के लिए कहती है कि मैं तो पहले उन तीनों बच्चों से बदला लेना चाहती थी। कहती है पैसे ले लो और अपना काम कर देना। कहती इस बार काम पूरा हो जाएगा। तीनों बच्चे मार्केट गए होते हैं सैनिक के साथ। वो सब एक-एक सामान खरीदने लग रहे थे। इतने में वहाँ पर बैंडिट्स का हमला हो जाता है और सीसी को उठा लिया जाता है। दोनों प्रिंसेस से सैनिक कहते हैं जाओ खबर दो जाकर मैजेस्टी को, और मैं भी आगे की जाँच पड़ताल करूँगा। मैजेस्टी के पास आकर दोनों बच्चे कहते हैं कि सीसी का किडनैप हो गया है। मैजेस्टी तो बहुत परेशान होते हैं कि जिसने भी किया होगा ना उसका गला काट दूँगा। लेकिन हुआ बिंगबिंग चुपचाप बैठी हो, ट्रेन से हुआ बिंगबिंग की तरफ देखते कहते हैं कि वो साउथ की तरफ है। वो पता कर लेती है। इधर हम देखें जैसे ही सीसी बाहर निकलती है, कहती है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, और उस बुढ़िया को बहुत मारती है। लेकिन सीसी दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ पर एक लेडी बंधी हुई होती है। कहती है बच्ची मुझे खोल दो। कहती है ठीक है ग्रैंडमा चलो मैं लेकर चलती हूँ। आंट आ जाती है, कहती है छोटी सी बच्ची हम लोगों को मार रही है। तो यहाँ पर वो लेडी कहती है कि इस बच्चे से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे पूरे खानदान को मरवा दिया जाएगा। कहती बोल तो ऐसे रही हो जैसे इम्प्रेस्ड आऊँगा रहो। तब यहाँ पर सीसी बोलती है डरने की ज़रूरत नहीं है ग्रैंडमा, मैं इन लोगों को मार डालूँगी। कहती है कैसे?
वहाँ पर उन सब के ऊपर ना स्नेक छोड़ देती है, उन सबको स्नेक काट लेता है। तभी पीछे से प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। पता चलता है कि स्नेक ने इतनी बुरी तरीके से काटा है कि सब तड़प रहे हैं। कहती है ये बताओ सीसी तो ठीक है ना? तब तक पीछे से सीसी आ जाती है, कहती है मैंने इन सब का ये हाल किया है, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में वहाँ पर वो लेडी भी आ जाती है, कहते हैं मदर आप यहाँ पर। पता चलता है कि वो इम्प्रेस डोंगर ही हैं। अब इम्प्रेस डोंगर बहुत खुश होती है कि प्रिंस के 3 बच्चे हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और एक बात याद रखो कि तुम्हारी शादी हुआ बिन-बिन से हुई है, तो तुम किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकते। कहता है ठीक है मदर। तेज डाउनकर देखते हैं कि सामने लड़की खड़ी है, कहती है ये कौन है? कहते हैं ये हुआ बिंग-बिंग है। कहती है झूठ मत बोलो। नहीं मदर मैं हुआ बिंग-बिंग ही हूँ। उसे देखकर अब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड होकर खुश होती है, कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी हैं। मैं कब से कह रही थी कि प्रिंस शादी कर ले, बच्चे पैदा कर लें, लेकिन उन्होंने कभी हाँ ही नहीं भरी और आज देखो एक साथ ही इतने सारे बच्चे। मैं इनको पैलेस ले जाना चाहती हूँ। कहते हैं मत ले जाइए, वहाँ पर ये लोग बहुत शैतानी करेंगे। हुआ बिंग-बिंग भी कहती है, कहती है सब तीनों बच्चे कहते हैं हम लोग कोई शैतानी नहीं करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। कहती है हाँ मेरे बच्चों, देखा मेरे दिल की बात कहती हो, तुम दोनों ही मना कर रहे हो बल्कि तीनों बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। और बिंग-बिंग कहती है कि नहीं मदर, ये सच में बहुत ही शैतानी करेंगे वहाँ पर। कहती है करने दो, पहले तुम लोग कहते हो ले जाओ, फिर कहते हो ना ले जाओ। तुम लोग मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो? आखिर मेरे बच्चों को मुझसे दूर क्यों कर रहे हो? रोने लगती हैं। यहाँ पर प्रिंस कहते हैं ठीक है ले जाओ, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता दे। तीनों बच्चे कहते हैं चलो चलो ग्रैंडमदर चलते हैं। इधर सैनिक आता है, बताता है कि इस औरत ने लगभग 136 बच्चों को जो है किडनैप किया और उनको बेचा है। जैसे ही मैं प्रिंस उसको मारने चलते हैं, तब हुआ बिंग-बिंग कहती है मारने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको ऐसी सज़ा दूँगी कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आंट आती माफ़ी माँगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। कि मैंने ये सब किया, लेकिन बायर सही मुझसे कहता था। कहती बायर का नाम बताओ। अब वहाँ पर बायर का नाम कोई और नहीं बल्कि नॉर्दन, क्योंकि जो मैजेस्टी थे ना वही थे, वही बच्चों को खरीद रहे थे। कहती है कि तो ये बात है। नॉर्दन के ऊपर अटैक कर दिया गया क्योंकि बच्चों को किडनैप करना ये सबसे बड़ा अपराध है। अब बाहर गेट पर ये नोटिस लग जाता है। कहती भला ये कौन सी नोटिस पढ़ रहे हैं और नॉर्दन क्यू के बारे में कैसी नोटिस है? ये बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले अपनी बहन से थोड़ी मदद मांग के। कहती हाँ सही कहा, आपकी बहन 59 है। खूब तेज़ी से हँस रही होती है तो सब कहते हैं पागल है क्या, ये कोई हँसने की बात है, बच्चों का किडनैप हो गया है। कि ग्रैंडमा आते ही सभी बच्चों को तरह-तरह के तोहफे देती है, खाने की चीज़ें बनवाई होती है। तीनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि इतनी अच्छी स्वीट्स मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। कहते सब तुम्हारे लिए, अच्छे से रहो, अच्छे से एन्जॉय करो। बच्चे कहते हैं ठीक है ग्रैंडमदर, और अब से आपको जब भी बाहर जाना हो ना हम मेरे साथ चलना, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप निकली थी फ्रीडम के लिए और आप अकेले गई तो आपको किडनैप कर लिया गया, लेकिन अब आप हम लोगों के साथ चलना। कहती ठीक है मेरे बच्चों। बैंगल पहनते और बाहर निकल रहे होते हैं, इतनी देर में इंपीरियल कॉन्सर्ट से टकरा जाते हैं। इंपीरियल कॉन्सर्ट कहती है मारो इन बच्चों को, लेकिन वो फिर से दांत काट लेते हैं कि हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग भी यहाँ पर एक खास पोजीशन रखते हैं। इंपीरियल कॉन्सर्ट कहते हैं मेरे से ज्यादा खास पोजीशन तो नहीं होगी। तीनों बच्चे मिलकर इंपीरियल कॉन्सर्ट का बुरा हाल कर देते हैं, मतलब थप्पड़ भी मार देते हैं, पानी गिरा देते हैं, नीचे गिरा देते हैं। तभी मैजेस्टी आ जाता है। मैजेस्टी कहती है कौन पागल औरत है, इसे लेकर जाओ। कहती है मैं हूँ मैजेस्टी, मैं हूँ, आप मेरी तरफ देखिए, मैं यूशियान। कहते हैं यूशियान तुम्हारी शकल पहचान में नहीं मिली। कहती इन तीनों बच्चों ने मेरा बुरा हाल किया, प्लीज मेरे लिए इंसाफ करिए। कहते कौन सा इंसाफ चाहिए, तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं। कहते हैं नॉर्दन क्यों से आपसे इतना अच्छा रिश्ता है, प्लीज कुछ तो करिए ना। कहते हैं ठीक है इन दोनों बच्चों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, खाने के लिए 1 घंटे मत देना। पर इम्प्रेस होकर आ जाती है। कहती है खबरदार तुमने अगर अपने नेफ्यू को कुछ भी कहा। कहते क्या ये सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, तो इनके साथ तुम दुर्व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहते इम्प्रेस्ड होकर अगर आप ना आती ना तो अब हम लोगों को सजा मिलती और खाने को भी कुछ ना मिलता। कहती मेरे रहते हुए तुम लोगों को कोई भी सजा नहीं देगा। वहां पर जो है मैजिस्ट्रेट कंधा दबा रहे होते, इंपीरियल कॉन्सर्ट को माफ भी कर दो। ठीक है जाओ अपनी पहले शकल सुधार कर आओ। मैं अपने तीनों ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर को इधर उधर नहीं जाने दे सकती। और इतनी तेज से मारते हैं मैजेस्टी जो इंपीरियल कॉन्सर्ट को कि वो नीचे गिर जाती। होश आता है तो सामने गुफी खड़ी होती, सिस्टर सिस्टर उठो, लेकिन वो भी नहीं पहचान पाती, वो भी मुक्का मार देती है। फिर थोड़ी देर में जब उसको होश आता है तो दोनों एक रणनीति बनाती हैं कि इस तरह हम लोग हराएंगे। इधर हम देखते हैं कि वो बिंग बिंग कहती है आज बच्चे भी नहीं तो आज हम लोग अच्छा वक्त बिता सकते हैं। मैजेस्टी तो बहुत खुश हो जाते हैं और तुरंत ही उसको किस करने लगते हैं, लेकिन असल में वो सपना देख रहे होते हैं और सपने में ही रोमांस कर रहे होते हैं। कहती क्या हुआ, कहाँ खोए हुए हो? कहते कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो जान जाती है प्रिंस ने आज पूरा प्लान बनाया है कि मेरे साथ रोमांस करेंगे, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि मैं अपनी तरह ही काम करूंगी।
सेम फिर से वो प्रिंस के साथ अकेले ही सब कुछ कर रही होती है और कहते हैं कि हर बार ये कैसे हो सकता है, मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आखिर वो करे या मैं, दोनों रोमांस तो कर ही रहे हैं। देखते हैं बैंक्वेट का आयोजन किया जाता है जहाँ पर सामने से हुआ बिंगमिंग और प्रिंस भी आ जाते हैं। तभी इंपीरियल कॉन्सर्ट रोती है, कहती है मैंने कल जो इतना बड़ा कांड किया है उसकी वजह से मैं माफी मांगना चाहती हूँ। हुआ बिंग-बिंग और सेकंड प्रिंस है ना, मैं उनको ड्रिंक देना चाहती हूँ। कहती ठीक है दे दो। वहाँ पर ड्रिंक को देखते ही प्रिंस और हुआ बिंग-बिंग दोनों एक साथ कहते हैं कि इसमें ड्रग मिला हुआ है। लेकिन हुआ बिंग-बिंग पीती नहीं है, बस नाटक करती है कि उसने पी लिया। कहती मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब नब्ज चेक करती है पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी ट्विंस की। कहती क्या ट्विंस, ये तो हम लोगों के लिए अच्छी खबर है। इंपीरियल कॉन्सर्ट कहती है लगता है इसने ड्रिंक पी ही नहीं है, दोबारा देती हूँ। और फिर से दोबारा देती है, लेकिन जो हुआ बिंग-बिंग होती है अपनी पावर का यूज़ करती है और ड्रिंक को बदल देती है। उन दोनों के ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और अपने लोगों की नॉर्मल रखती है। कहती ठीक है चलो चारों साथ में ही पिएँगे। हैं तो वहाँ पर प्रिंसेस तो बहुत खुश होती है कि आज प्रिंस मेरे होंगे, कोई भी उन्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता है। जो है प्रिंस खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं बता देता हूँ कि जो बच्चों का किडनैप हुआ था उसके मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जो प्रिंसेस है उनके फादर ही थे। क्या ये सच बात है? और इम्प्रेस डोंगर को वही किडनैप इन लोगों ने करवाया था। कहती ये झूठ है, ये मत भूलो कि मेरे फादर ने यहाँ के लिए कितना कुछ किया, मेरी शादी कराई। मैजेस्टी आपको भी मेरी बात सुननी पड़ेगी, आप एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। तब यहाँ पर हुआ बिंग-बिंग हंसने लगती है, कहती एक तरफा कुछ भी नहीं होता। याद रखो कि तुम्हारे फादर ने जो कुछ भी किया उसकी कोई माफी नहीं। कहती माफी है, डाउरी लेकर मैं यहाँ पर हूँ। इम्प्रेस होकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि छोड़ा नहीं जाएगा, मैजेस्टी भी सही फैसला लेंगे। मैजेस्टी कहते हैं इंपीरियल कॉन्सर्ट को कोर्ट हाउस में भेज दो, ये कभी भी वहां से नहीं निकलेंगी। और रही प्रिंसेस की बात, तो इन्हें जो है इनके पद से बर्खास्त किया जाता है, कॉमनर के रूप में रहेंगी और वापस कभी महल की तरफ नहीं आएंगी। जाना है तो नॉर्दर्न डायनेस्टी जाए अपनी। तभी जो ड्रग का असर हुआ था ना उन लोगों के ऊपर, कुछ ज़्यादा ही हावी होने लगा, तो तीनों बच्चों की आँखों पर हाथ रख लेती है। ये हुआ विमेन कहती है, "अरे! इसे क्या हुआ था?" कहते, "कुछ नहीं, भूल जाओ।" इम्प्रेस डोंगर कहती है, "मेरे बच्चों साथ में आ जाओ, लोग ड्रिंक करते हैं।" तीनों बच्चे कहते हैं कि मदर क्या सच में हम लोग फिर से पॉइज़न वैली चले? कहती है कि चलना तो पड़ेगा ना। प्रिंस आ जाते हैं, कहते कहीं नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना, मैं जाने भी नहीं दूँगा। तीनों बच्चे भी कहते हैं कि हाँ, रुक जाओ, हम लोग को फादर भी बहुत पसंद है। कहती ठीक है फिर रुकी हूँ, और इससे भी ट्विन्स भी तो होने वाले हैं। तीनों बच्चे भी खुश हो जाते हैं और प्रिंस भी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस प्यारे से ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कमेंट ज़रूर करिएगा, बाय।